अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं ज़िया बलोच और आप मुझे यूट्यूब पर मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं। बुज़ुर्ग सियासतदान शेख रशीद के ख़िलाफ़ एक खौफनाक मंसूबा सामने आया है। एक बहुत बड़े सियासी वडेरे ने कहा है कि मैंने इसको निशान इबरत ना बनाया तो मेरा नाम नहीं। उससे दो टारगेट किए गए हैं जनाब। उन्होंने कहा है कि इस शेख रशीद को, बल्कि जो लफ्ज़ अदा किए गए कि इस शीदे टल्ली ने मेरे पाँव पकड़कर मेरे जूते ना चाटे और नाक से लकीरें ना निकलवाईं तो मेरा नाम नहीं है। ऐसी सूरत हाल क्यों पेश आई और इसको क्या वाकई अमली जामा पहनाया जा सकता है, इसको वाकई इसको कंक्लूड किया जा सकता है या महज ये धमकी है, और उसके लिए क्या तरीक़ाकार इख्तियार किया जा रहा है, इस हवाले से आज हमने गुफ्तगू करनी है। और ये भी देखना है कि आखिर कौन सी वजूहात थी कि जिस पर इस हद तक मामलात आगे बढ़ गए। जी, शेख रशीद साहब के बारे में जानते हैं कि आप वो इस्लामाबाद रावलपिंडी उनका जनाब हल्का है और वो अपने आप को GHQ का सियासतदान कहते हैं, क्योंकि GHQ का जो एरिया है वो उनके हल्का इंतखाब में आता है। वो कहते हैं कि मैं गेट नंबर 4 से जाने वाले तमाम सियासतदानों को जानता हूँ और मुझे पता है कि सारे के सारे GHQ की ही पैदावार हैं, वो चाहे नवाज शरीफ हों, जरदारी हों, भुट्टो हों या किसी भी के हवाले से। शेख रशीद वो सियासतदान है जो सबसे ज़्यादा मीडिया कवरेज लेते हैं। मीडिया अटेंशन शेख रशीद से बेहतर कोई नहीं जान सकता। और वो शख्स गुज़श्ता तकरीबन 62 सालों से सियासत कर रहा है। वो 8 साल का बच्चा था जब उसने सियासत शुरू की। उसने भुट्टो के साथ, भुट्टो के ख़िलाफ़ शुरू से ही उसका जो मेन स्ट्रीम में रहा है वो एंटी भुट्टो रहा है और उसने भुट्टो की शदीद मुखालफत की है। वो फातिमा जिन्ना के साथ था, फिर उसने अयूब की भी मुखालफत की और फिर भुट्टो की मुखालफत की। उसके नतीजे में उसका साफ ज़ाहिर है कि जनरल ज़िया-उल हक़ के साथ कुछ बेहतर ताल्लुकात हुए और उसके बाद वो मुसलसल मुस्लिम लीग नून में रहे। जब जनरल परवेज़ मुशर्रफ की ने जनाब रजीम चेंज किया और उन्होंने गैर एलानिया मार्शल लॉ लगाया तो वो मुस्लिम लीग काफ में शामिल हो गए। और उसके बाद जब मुस्लिम लीग काफ का तकरीबन अमली तौर पर ख़ात्मा हुआ तो वो तब से अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह हैं। वन पार्टी वन मैन शो हैं वो तकरीबन। उन्होंने अपने भतीजे को भी इलेक्शन लड़ाया और वहाँ से कामयाब कराया। बहरहाल लेकिन वो अपनी पार्टी में अपनी मिसाल आप हैं और कोई नहीं। दूसरा जो शेख रशीद साहब की एक जनाब और मुनफरिद पहचान है वो ये है कि ये वो सियासतदान है जिन्होंने आज तक शादी नहीं की। अच्छा, बड़े जॉली मूड किस्म के हैं और उनका एक ये जुमला बड़ा मशहूर रहा है कि जब आपको खालिस दूध मिल जाए तो फिर क्या ज़रूरत है कि आपको भैंस पालने की जहमत गवारा की जाए। इसके अलावा उनके मुख्तलिफ स्कैंडल्स भी सामने आते रहे हैं, लेकिन वो बुनियादी तौर पर अपने मौक़िफ़ के साथ डट जाने वाले, खड़े होने वाले और अवामी सियासत करने वाले सियासतदान के तौर पर पहचाने जाते हैं। गुज़श्ता कई सालों से, कम अज़ कम 8 से 10 सालों से वो इमरान खान के साथ खड़े हैं। उन्होंने जब नवाज शरीफ को छोड़ा था तो उस वक्त भी एक दिलचस्प सूरत हाल थी। वो आज़ाद कैंडिडेट के तौर पर खड़े हुए और उनके मुकाबले में मुस्लिम लीग नून ने कैंडिडेट भी खड़ा नहीं किया था, जिसकी वजह से वो जीत गए। लेकिन तवक्को की जा रही थी कि उस वक्त उनके मुस्लिम लीग नून से ताल्लुकात बेहतर हो जाएंगे, लेकिन कहते हैं कि दरमियान में ज़िद आड़े आई और वो ज़िद मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा की थी कि जिसकी वजह से उनकी पार्टी में वापसी ना हो सकी। उन्होंने अलहदा अवामी मुस्लिम लीग बनाई और उनका अलाइंस जो है वो PTI के साथ है और वो तहरीक इंसाफ के साथ मुसलसल खड़े हैं। तहरीक इंसाफ और शेख रशीद में एक जो कदर मुख्तलिफ है, जो मुवाफिक नहीं है और मुख्तलिफ ओपिनियन, वो ये है कि तहरीक इंसाफ हो या इमरान खान हो, वो इस्टेब्लिशमेंट पर खासे वार करते रहते हैं, उनके खिलाफ भी बातें करते रहते हैं। लेकिन शेख रशीद ने कभी भी इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ बात नहीं की, बल्कि हमेशा ये इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के दरमियान इख्तिलाफ़ात को ख़त्म करने की कोशिश की। जी, गुज़श्ता दिनों इमरान खान ने एक तीसरे प्लान C का इंकशाफ किया और उन्होंने कहा कि मुझ पर पहले 2 कातलाना हमलों के मंसूबे बनाए जा चुके हैं जो कामयाब नहीं हो सके। उनमें से जो पहला मंसूबा था वो डायरेक्ट उनको कत्ल कर देने के हवाले से था
कि मॉब में आकर वो मारे गए और उसके लिए 4 लोगों के उन्होंने नाम भी लिख कर और वीडियो में डालकर उन्होंने रखे हुए हैं और वो कहते हैं कि अब ज़रूरतन उनको पेश किया जा सकता है। दूसरा मंसूबा जो था वो ये था कि मजहबी शिद्दत पसंदी की आड़ में और मजहब मुखालफत की आड़ में उनको कत्ल कराया जाना था और बिल्कुल उसी तरीके से हुआ और वजीराबाद में उन पर अटैक हुआ। अब उन्होंने एक तीसरे मंसूबे का जो इंकशाफ किया वो ये किया है कि साबिक सदर आसिफ जरदारी ने इमरान खान के सर की कीमत दे दी है और कत्ल करने का बाकायदा टारगेट दे दिया और रकम भी अदा कर दी गई है और कुछ कालदम तंजीम के लोग हैं जिनको ये पेमेंट की गई है और उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया है कि इसमें कुछ अहम एजेंसियों के मुक्तदर किस्म के लोग भी इस प्लानिंग में शामिल हैं। अब ये वो प्लानिंग है, ये वो इंकशाफ है और ये वो इल्ज़ाम है जो सियासत में आसिफ जरदारी के लिए खासा मुश्किल साबित हो रहा है। अगरचे आसिफ जरदारी साहब इस पर इससे पहले बहुत सारे इल्ज़ाम है, यहाँ तक कि राव अनवार के ज़रिए नकीबुल्ला को कत्ल करने का भी इल्ज़ाम है और अपने मुखालफून को रास्ते से हटाने के हवाले से उनका बहुत बड़ा ट्रैक रिकॉर्ड है। उन पर कत्ल की कई FIRs भी दर्ज हुई जो बाद में साहब ज़ाहिर ख़त्म हो गई। लेकिन इमरान खान के हवाले से ये जो इल्ज़ाम है इसको ना सिर्फ इंटरनेशनली इसको रिकग्नाइज किया गया और इसका नोटिस लिया गया, बल्कि पीपल्स पार्टी की जो आलमी सतह पर एक साख है और जो आइंदा वज़ीर आज़म बनाने के लिए अपने बेटे बिलावल भुट्टो को वो वज़ीर आज़म बनाने के लिए कोशिशें कर रहे हैं, इमरान खान के इस इल्ज़ाम से उन्हें शदीद धचका लगा है और उनके लिए आगे बढ़ना दुश्वार हो गया। लिहाजा उन्होंने इस मरतबा कानूनी चाराजोई का फैसला किया है और डेफर्मेशन का एक केस वो उन्होंने कहा कि हम करेंगे। इस हवाले से उन्होंने इमरान खान को एक नोटिस भी सर्व किया। इमरान खान ने अगरचे कहा है कि इज्जत उसकी खराब होती है जिसकी पहले इज्जत हो। आसिफ जरदारी साहब को साबित करना पड़ेगा कि उनकी पहले इज्जत थी जो अब खराब हुई है, क्योंकि बहुत सारा ऐसा मवाद है जिसे वो कोर्ट में ले जा सकते हैं। यहाँ तक कि 2 साबिक सदूर, उनमें फारूक लगारी साहब हैं जो साबिक सिविलियन सदर रहे हैं और एक फौजी जर्नैल सदर परवेज़ मुशर्रफ ने बाकायदा उन पर इल्ज़ाम लगाए हुए हैं कि उन्होंने अपने साले यानी बिलावल भुट्टो के जो मामू थे मुर्तज़ा भुट्टो को कत्ल करवाया और परवेज़ मुशर्रफ साहब यहाँ तक कहते हैं कि उन्होंने अपनी बीवी यानी बिलावल भुट्टो की वालिदा बेनज़ीर भुट्टो को भी कत्ल कराया। ये आम शख्स के इल्ज़ामात नहीं हैं बल्कि 2 साबिक सदूर की बातें हैं और ये उस वक्त के सदूर हैं जिस वक्त ये वक़ुआत हुए। ये लोग उस वक्त सदर थे यानी पाकिस्तान के सबसे बड़े मनसब पर बैठे हुए थे। अब जब इस किस्म का ट्रैक रिकॉर्ड हो और इमरान खान उस पर इल्ज़ाम लगाए कि ये मेरे कत्ल की पेमेंट दे चुके हैं, बयाना दे चुके हैं और सुपारी दे चुके हैं और मुझे कत्ल कराने वाले हैं आसिफ जरदारी साहब अपने सिर्फ इक़्तिदार के लिए और अपने बेटे को वज़ीर आज़म बनाने के लिए, तो साफ ज़ाहिर है इस पर इंटरनेशनली नोटिस लिया जाना बनता है। इस इल्ज़ाम को शेख रशीद ने महज दोहराया और उनका जी वाकई मैं इसकी तस्दीक करता हूँ कि ये प्लान इमरान खान के कत्ल का आसिफ जरदारी साहब बना चुके हैं और इसे एग्जीक्यूट भी करने वाले हैं। अब इस पर कुछ लोगों ने कहा है जी कि शेख रशीद साहब को एक सबक सिखाया जाएगा और ऐसा सबक सिखाया जाएगा जिसे ये तादेर याद रखेगा। हमारे यहाँ पाकिस्तान में अब तक बहुत सारे लोग गिरफ्तार हो चुके हैं जिनमें जनाब इमरान रियाज साहब हैं, फवाद चौधरी है, उससे पहले जनाब आज़म सवाती साहब गिरफ्तार हो चुके हैं और उससे पहले बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, लेकिन वो अदालत के ज़रिए जाकर रिहा होते हैं। लेकिन अदालत और पुलिस के दरमियान कुछ और लोग भी हायल होते हैं जिन पर इल्ज़ाम किया जाता है कि कुछ एजेंसियों ने पुलिस से उन्हें रिसीव कर लिया और उन्हें नंगा किया और उनकी वीडियोस बनाई और बहुत कुछ किया। इस हवाले से आज़म सवाती साहब और शहबाज गिल साहब बाकायदा इल्ज़ाम आयद करते हैं कि उन्होंने एजेंसियों ने उनके साथ बहुत बुरा सलूक किया। लेकिन इस मर्तबा शेख रशीद को जो कहा गया है कि ये एजेंसियां नहीं होंगी बल्कि ज़ाती तौर पर उन्हें सबक सिखाया जाएगा और ऐसा सबक सिखाया जाएगा कि वो पुलिस को भूल जाएंगे, इस्टेब्लिशमेंट को भूल जाएंगे और एजेंसियों को भी भूल जाएंगे। इसके लिए बाकायदा अमली तौर पर आगाज़ भी कर दिया गया है। अगरचे शेख रशीद के खिलाफ एक तो तौहीन जरदारी का जो मुकदमा है वो बाकायदा कायम है और उनमें उसको गिरफ्तार भी कर लिया गया है, लेकिन शेख रशीद साहब के बारे में आप जानते हैं
कि वो वोकल बहुत ज़्यादा है, वो बोलते हैं और बेतुकान बोलते हैं और डट कर बोलते हैं। तो जब उनको अदालत उनको मेडिकल कराने के लिए उनको लाया जा रहा था कि इन्होंने शराब पी हुई है, तो उस वक्त शेख रशीद ने नारे लगाए, और वो बड़े मतलब कोई इतने अच्छे नारे नहीं थे, और वो नारे थे कि जरदारी कुत्ता और बिलावल कुत्ता या इस किस्म के, और भी कुछ नारे उन्होंने बहुत ऊंची ऊंची आवाज़ में लगाए जो नोट हुए। और ख़ास तौर पर उन्होंने आसिफ जरदारी के साहिबजादे बिलावल भुट्टो की मर्दानगी को भी वो चैलेंज किया, जिसमें परवेज़ और परवीन की बात की गई कि आगे से जनाब वो कुछ परवेज़ लगते हैं और पीछे से इस किस्म की जनाब उन्होंने बातें की। तो कहते हैं कि इसका कुछ लोगों ने और एक बहुत बड़े वडेरे ने बहुत बुरा मनाया है, और उन्होंने कहा जी कि मैं अब शेख रशीद को ऐसा सबक सिखाऊंगा कि ये सारी एजेंसियों को भूल जाएंगे, सब कुछ भूल जाएंगे। और इसके लिए बाकायदा अमली इक़दाम उठा दिए गए हैं, और कराची के एक थाने में बिलावल भुट्टो के ख़िलाफ़ नाजेबा ज़बान इस्तेमाल करने के लिए बाकायदा मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। और कहा जा रहा है ज़राए के मुताबिक ये महज धमकियाँ नहीं होंगी, बल्कि बहुत जल्द सिंध पुलिस के ज़रिए कराची पुलिस आकर इस्लामाबाद आएगी और यहाँ से शेख रशीद को उस वक्त हैंड ओवर करेगी जब इन मुकदमात में इनकी ज़मानतें यहाँ हो चुकी होंगी। तो उस वक्त उन्हें सिंध पुलिस के हवाले कर दिया जाएगा और सिंध पुलिस उन्हें कराची ले जाएगी। आगे आप खुद समझदार हैं कि वहाँ कराची में किसका होल्ड है। ये वो लोग हैं कि जब इंटरिम गवर्नमेंट भी थी, निगरान हुकूमत भी थी, तो फिर भी एक ही पार्टी का जोर चलता था, और इस वक्त तो वो पार्टी इंतहाई अरूज पर है। तो उस वडेरे ने कहा है कि पुलिस के ज़रिए उसे पर्सनल कस्टडी में लाया जाएगा और फिर शेख रशीद साहब को निशान इबरत बनाया जाएगा। और उन्होंने कहा है जी कि उस वक्त तक जब तक कि उसकी गर्दन का सरिया नहीं तोड़ा जाता, और जैसे सैफुर रहमान ने उनके पांव पकड़कर जब नाक से लकीरें नहीं निकाली थी और माफ़ी नहीं मांगी थी, और जब तक शेख रशीद भी नाक से लकीरें नहीं काटेगा और उनके पांव जूते को बाकायदा चाटेगा नहीं, उस वक्त तक उसे माफ़ नहीं किया जाएगा और उसको ऐसी सज़ा दी जाएगी कि वो ताज़िंदगी अगर ज़िंदा रहा तो याद रखेगा। ये एक खौफनाक मंसूबा है। और आप जानते हैं कि शेख रशीद वो शख्स है जिसने अब तक शादी नहीं की, उसकी कोई औलाद नहीं है, उसका कोई बेटा नहीं है। उनका एक भतीजा है शेख राशिद, जो उनके लिए आवाज़ उठा रहा है और वो हाई कोर्ट में भी गया है। लेकिन कोर्ट्स भी क्या कर सकती हैं। हाई कोर्ट ने, लाहौर हाई कोर्ट ने हुक्म दिया कि इस वक्त फवाद चौधरी को अदालत पेश किया जाए, और उस वक्त लाहौर में मौजूद थे फवाद चौधरी साहब। पूरी दुनिया, पूरे पाकिस्तान चीख चीख कर कह रहा था कि उनको अदालत पेश किया जाए, लेकिन आईजी ने फ़ोन बंद कर दिया और उनको अलाउ कर दिया गया कि वो लाहौर से वापस इस्लामाबाद चले जाएं। और दरमियान में फ़र्क हबीब उनकी गाड़ी को रोक कर कहता है कि जनाब, आप जिस शख्स को फवाद चौधरी को साथ लेकर इस्लामाबाद ले जा रहे हैं, हाई कोर्ट के जज उनका इंतज़ार कर रहे हैं कि उनको अदालत पेश किया जाए, और बड़े सख्ती से कह रहे हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। फ़र्क हबीब के ख़िलाफ़ भी पुलिस पर हमला और पुलिस के साथ डकैती करने का मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है। तो अब जब अदालतों की ये सूरत हाल हो कि हमारी जो जनाब दीगर कुव्वतें हैं वो अदालत से भी ज़्यादा ताकतवर होने को जाहिर करें, तो ऐसे में शेख रशीद जैसा शख्स जिसके कोई आगे पीछे भी नहीं है, और वो एक अवामी नुमाइंदा है, 16 मरतबा वो MPA रह चुका है, MNA रह चुका है, वज़ीर रह चुका है। और मुझे ज़ाती तौर पर जो एक अहम बात लगती है वो ये है कि शेख रशीद के ख़िलाफ़ आज तक कोई करप्शन का मामला सामने नहीं आया है। वो गरीब ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता था, उसको वो पावर लूम्स का काम करता था, और मुल्तान से उनका बड़ा ताल्लुक़ था क्योंकि वो यहाँ से भी बहुत सारा काम कराता था। लेकिन वो साहब ज़रा इतना अरसा वो इस्टेब्लिशमेंट के करीब भी रहा, गवर्नमेंट भी रहा, मुख्तलिफ़ हुकूमतें में रहा, हमेशा वो रुकन कौमी असम्बली बनता रहा। तो अब उसका जो कारोबार है वो भी वसी हो चुका है, और वो शायद रेशम का इस वक्त जनाब वो कारोबार करता है। लेकिन उसकी कोई औलाद नहीं है, और कोई ऐसा नहीं है कि वो जरदारी के तरह उनका बेटा बिलावल हो जो उनके हक़ में आवाज़ उठाए।
या कोई और परवेज़ इलाही के ख़िलाफ़ कोई बात हो तो मोनिस इलाही आकर बात करे, और अगर नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ कोई बात हो तो मरीम नवाज़ आकर बात करे, शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ कोई बात हो तो हमज़ा शहबाज आकर बात करे, मौलाना फजल रहमान के ख़िलाफ़ बात हो तो साद जो है उनके बेटे जो हैं साद महमूद साहब, मुफ्ती साद महमूद साहब बात करें। शेख रशीद का कोई नरीना औलाद भी नहीं है और कोई औलाद भी नहीं है, और उनको एक निशान इबरत बनाने के लिए उनको सिंध ले जाने की, कराची ले जाने की कोशिश की जा रही है, और उनको ले जाया भी जा सकता है। मैं समझता हूँ ज़ाती तौर पर कि हमारे यहाँ सियासत में मुखालफत होती है, लेकिन इस हद तक दुश्मनी नहीं होनी चाहिए। और एक, अल्लाह करे ये मेरा अंदाज़ा गलत साबित हो जाए, लेकिन मैं आज आपको वार्न कर रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ, पूरी कौम को बता रहा हूँ कि शेख रशीद भी ज़िद का पक्का है। उसने ना नाक से लकीरें निकालनी हैं और ना जूते चाटने हैं, और जिसने आगे ये चैलेंज किया हुआ है वो भी ज़िद का पक्का है, और उसने हर सूरत ये कराना है। और मुझे ख़दशा है, अल्लाह करे ऐसा ना हो, कि शेख रशीद की जान भी जा सकती है। अगर शेख रशीद की इस तरीके से जान जाती है तो ये बहुत बड़ा अलमिया होगा, बहुत बड़ा नुकसान होगा। मैंने कभी इस्टेब्लिशमेंट से बात नहीं की, कभी मैंने किसी और से बात नहीं की, लेकिन आज मैं हुकूमती हलकों से भी कहता हूँ कि वो जिसे शेख रशीद को एक ज़ाती अना और ज़ाती ज़िद की भेंट चढ़ाया जा रहा है, तो ऐसे में हमारे जो हुकूमत है वो भी नोटिस ले। हमारी 13-14 पार्टियां हुकूमत में शामिल हैं, और उनमें अच्छे लोग भी मौजूद हैं जो समझते हैं कि ऐसी सूरत हाल नहीं होनी चाहिए। अगरचे पीपल्स पार्टी पर तो एक जरदारी माइंड का, एक फाशिज्म का जनाब एक पर्दा पड़ चुका है, लेकिन और बहुत सारे लोग मौजूद हैं, इवन पीपल्स पार्टी में मौजूद हैं, जो समझते हैं कि डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ होनी चाहिए। अगरचे शेख रशीद साहब को भी इस हद तक नहीं जाना चाहिए था, और पर्सनली जो वो नारे लगाए उन्होंने बिलावल के ख़िलाफ़ या जरदारी के ख़िलाफ़, उस हद तक नहीं जाना चाहिए था। लेकिन उन्हें गुस्सा था कि उन्हें वो करप्शन नहीं है, और उन पर शराब पीने का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, जाली इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, तो साहब ज़रे उन्होंने ऐसे नारे लगाए। ऐसे में हमारी इस्टेब्लिशमेंट को भी दरमियान में मुदाखलत करनी चाहिए, और हमें शेख रशीद जैसे सियासतदान को इस ज़ाती अना और ज़िद की भेंट नहीं चढ़ना चाहिए। मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि इसका नोटिस लें, और ऐसा जो मंसूबा बनाया जा रहा है उसे ना होने दें। मुझे अपनी दुआओं और अपनी मोहब्बतों में याद रखिएगा, मेरे चैनल को भी अपनी मोहब्बतों में याद रखिएगा। मिलते हैं एक वक्फे के बाद।